आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आगे बढ़ते हैं। हम आज की हमारी वर्कशीट जो है 9th की और SST की यानी कि सोशल साइंस की है, भूगोल के पाठ 5 से, और हमारे पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। आपको याद होगा हम पिछली बार भी यही वर्कशीट का यही टॉपिक कर रहे थे और आज की हमारी तारीख है 1 अक्टूबर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 38वें कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट की ओर। तो आइए देखते हैं आज हमें और क्या खास बातें पता चल रही हैं। भारत में निम्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। देखिए, आपको याद है ना, पिछली बार हमने प्राकृतिक वनस्पति की बात की थी और जो हम प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर हमें कुछ प्रकार दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है। याद रखिए कि हम भारत की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि दूसरे देशों में इससे ज़्यादा प्रकार और इससे कम प्रकार पाए जा सकते हैं। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर कंटीले वन और झाड़ियाँ, फिर पर्वतीय वन और फिर मैंग्रोव वन। तो आइए शुरू करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होते हैं? ये वो वन होते हैं जो पश्चिमी घाटों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। इन वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक हो जाती है। यहाँ प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनमें व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं जिनके नाम आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना हैं। इन वनों में हाथी, बंदर, लंगूर, हिरन आदि पाए जाते हैं। चलो एक और बार बात कर लेते हैं इसी पैरे के बारे में। हम जब दक्षिण भारत की तरफ देखते हैं तो उसकी आकृति आपने देखा होगा कुछ इस तरह की होती है। अगर दक्षिण भारत की बात करें, भारत के नक्शे को जब आप का निचला हिस्सा देखते हैं तो इस तरफ है उत्तर भारत, ये है दक्षिण भारत और ये है पश्चिमी भारत और इस तरफ है पूर्वी भारत। अब यहाँ पर कहा है कि ये वन पश्चिमी घाट कहाँ पर हैं? ये जो हमारा बॉर्डर है इसके साथ साथ घाट फैले हुए हैं जिन्हें हम पश्चिमी घाटों के नाम से जानते हैं। इन जगहों पर, और आपने देखा होगा भारत के इस तरफ जो छोटी छोटी बिंदियां हैं जिनको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, और इस तरफ भी आपने छोटी छोटी बिंदियां देखी होंगी भारत के, यानी कि पूर्वी ओर और पश्चिमी ओर दोनों तरफ। इन जगहों पर, और आसाम जो कि भारत का उत्तरी हिस्सा है, जो ऐसे करके जाता है और फिर ऐसे करके फैलता है और फिर इस तरीके से जो हमारी भारत की शेप बनती है और फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो इस तरफ जो है हमारा आसाम है, यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, यहाँ पर जब आप नक्शे में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। अब मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछती हूँ और इसका जवाब आप मुझे ढूंढकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। देखें तो सही हमारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। सवाल ये है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है और वहाँ कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? मैं फिर से सवाल पूछती हूँ, भारत में कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है और कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए या इसका सवाल आपको पहले से पता है तो मैं समझ जाऊंगी कि आप इंटेलिजेंट हैं और पढ़ने में आपकी अच्छी खासी रुचि है। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से ढूंढकर इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने से आपको ये भी पता चलेगा कि आपने जो जगह का नाम ढूंढा है वो विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाली जगह का नाम भी है। तो आगे बढ़ें। इन जगहों पर ये
उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है और पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक होती है। आप अनुमान लगा सकते हैं 60 मीटर की ऊंचाई कितनी होती होगी। आपने देखा है जब हम 1 मीटर कपड़ा 2 मीटर कपड़ा खरीदते हैं, या अपने साड़ी देखी होगी, साड़ी के लिए हम बोलते हैं कि 5 मीटर की उसकी लंबाई होती है, तो सोचिए साड़ी 5 मीटर लंबी होती है और पेड़ अगर 60 मीटर लंबा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 12 पंजे 60, यानी साड़ी से भी 12 गुना ऊंचा पेड़। ठीक है, इन पेड़ों की ऊंचाई इतनी होती है, यहाँ पर ऐसा लिखा है। और उसके बाद लिखा है इन्होंने कि इस प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, वृक्ष और झाड़ियाँ, इन क्षेत्रों में सभी तरह की वनस्पति, सभी तरह के पेड़ और झाड़ी मिलते हैं। और आगे तो हमने पढ़ ही लिया कि ये वो इम्पोर्टेंट पेड़ हैं जो व्यापार के काम आते हैं। व्यापार के काम आने के साथ साथ आगे इन वनों की विशेषता ये है कि ये वन व्यापारिक महत्व के वृक्ष तो देते ही हैं, साथ में इम्पोर्टेंट हमारे पशु भी यहाँ पाए जाते हैं, वन्य पशु, वन्य जीव, हाथी, बंदर, लंगूर, हिरन। आगे बढ़ी। दूसरा है हमारे पास उष्णकटिबंधीय वन। तो जब हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बात कर रहे हैं, ये वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। मतलब भारत में जिस तरह के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, अगर आपसे सवाल पूछा जाए भारत में किस तरह के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जो पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। वर्षा वन तो हमने अभी भी ऊपर पढ़ा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक खास बात बता दूं कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब होता है पत्ते गिरा देने वाले पेड़। आपने से बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, हम जिन इलाकों में रहते हैं यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं जो बसंत के मौसम में या दूसरे कुछ मौसमों में नए पत्ते लेकर आते हैं और उससे पहले अपने पुराने पत्ते गिरा देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और इसके अलावा ये उन जगहों पर होते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की होती है। और ये वन झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इन वनों में प्रमुख जो वृक्ष पाए जाते हैं उस प्रजाति का नाम बता रखा है सागौन। और सागौन के अंतर्गत जो पेड़ होते हैं ये व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत। अच्छा, यहाँ पर बार बार एक शब्द आ रहा है, व्यापारिक महत्व के होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन पेड़ों का प्रयोग बेचने के लिए किया जाता है। इन पेड़ों से जो चीज़ें हमें मिलती हैं उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को हम व्यापार में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब यहाँ पर लिखा है बांस। आपको पता है बांस से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बांस से खाट जैसे बोलते हैं, चारपाई, आपने देखा है वो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगरबत्ती में बांस का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से चंदन है। मैं उन चीज़ों के नाम बता रही हूँ जो आपने निजी जीवन में इस्तेमाल की हैं। निजी जीवन में आपने देखा चंदन को लोग टीका लगाते हैं और शीतलता के लिए उसका उपयोग करते हैं। इसी तरीके से शहतूत और अर्जुन भी हैं। शहतूत से हमें एक प्रकार का गोंद भी मिलता है और शहतूत से फल तो हमें मिलते ही हैं। अर्जुन की छाल के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, इसको हम औषधि की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमने ऊपर एक शब्द पढ़ा था रबड़। रबड़ के बारे में तो आपको पता ही है कि रबड़ हमारे लिए कितनी यूज़फुल है और ये हमें वृक्षों से मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें इन पेड़ों से मिलती हैं जिनका प्रयोग हम व्यापार के लिए भी करते हैं। आगे बढ़ें। शुष्क पर्णपाती वन 70 सेंटीमीटर से कम वाली जगहों पर ये पाए जाते हैं। और इसके लिए जो जगहें बताई गई हैं वो हमें बताई गई हैं उत्तर प्रदेश और बिहार। और आपने देखा होगा इन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जगहों पर जो पेड़ हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, या संख्या में, सॉरी मात्रा में नहीं, संख्या में दिखाई देते हैं, उनके नाम हैं नीम, कटहल, बरगद, पीपल, आम, जामुन। इस तरीके के पेड़ आपने इन क्षेत्रों में देखे होंगे। आगे बढ़े। कंटीले वन और झाड़ियाँ। कंटीले वन और झाड़ियाँ, इनकी खास बात ये होती है, मैंने जहाँ तक मुझे याद है इस पर हमने पहले भी चर्चा की हुई है कि झाड़ियाँ और कंटीले वन, या जो ऐसे पेड़ होते हैं जिन पर कांटे होते हैं उन्हें हम कंटीले वन बोलते हैं। और झाड़ियाँ, बहुत सारी झाड़ियाँ तो कंटीली होती हैं और कुछ बिना कंटीली झाड़ियाँ भी होती हैं। इनकी खास बात ये होती है कि
धरती के ऊपर इनकी हाइट कम होती है, लेकिन धरती के नीचे इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं और इन्हें उखाड़ने में बहुत दिक्कत होती है। अगर ऐसे ऊपर से लगता है अच्छा छोटा सा है, चलो इसे उखाड़ लेते हैं, लेकिन कभी कोशिश करके देखेंगे तो आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, और वो लंबी इसलिए होती है क्योंकि पानी इन क्षेत्रों में कम होता है। जिन क्षेत्रों में पानी कम होता है ये वहाँ पर उगते हैं, और अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इनकी जड़ें बहुत नीचे तक फैली होती हैं ताकि ये पानी ले सकें। आप सभी को पता है जल ही जीवन है, सबके लिए जल की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों को भी होती है। और इसमें कुछ प्रजातियां बताई गई हैं जिसमें अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, नागफनी। और नागफनी तो बहुत फेमस है, जो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा नागफनी का पौधा, और इसकी पिक्चर भी देखी हुई, इसे इंग्लिश में हम कैक्टस बोलते हैं। आगे बढ़े, पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों के बारे में यहाँ के जो वन पेड़ होते हैं उनकी शेप ऐसी होती है, ऊपर से तो आपको नुकीले दिखाई देंगे, नीचे से फैले हुए दिखाई देंगे, और ये होगी इसकी लंबी सी शाखा। इन पेड़ों की बात ये है कि धूप नहीं मिलने के कारण, क्योंकि पर्वतों के बीच में से धूप आती नहीं है आसानी से, इसलिए इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है ताकि ये धूप ले सकें। धूप इनको मिलेगी तभी तो ये अपना खाना बनाएंगे। तो इनकी ऊंचाई जमीन के नीचे यानी पहाड़ों पर ये उगते होते हैं, नीचे की तरफ इनकी जड़ें कम होती हैं और ऊपर की तरफ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ धूप तो कम पड़ती है और इलाका, पर्वतीय इलाके अक्सर ठंडे होते हैं। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो पानी की ज़रूरत तो इनकी आसानी से पूरी हो जाती है, इसलिए जड़ें इनकी कम लंबी होती हैं, लेकिन धूप की ज़रूरत जो है इनकी ऊंचाई इनकी मदद करती है। देखो यहाँ पर लिखा भी है 1000 मीटर से 200 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पत्ती चौड़ी होती है। ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। और इसके साथ ही लिखा है 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। और उसके भी यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, और उसके बाद बताया गया है इन जगहों पर हमें कौन कौन से वन्य जीव मिलते हैं, जिसमें महामृग, कश्मीरी महामृग, कस्तूरी मृग का नाम आपने सुना ही होगा, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ यानी बर्फ में रहने वाला तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, रीछ जिसे हम भालू भी कहते हैं, आईबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ बकरियां पाई जाती हैं। बड़े घने बालों वाली भेड़ बकरियों की मदद से हम ऊन बनाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब हम बढ़ते हैं वापिस अपने टॉपिक की तरफ, एक बार ध्यान देते हैं। हम बात कर रहे थे पर्वतीय वनों की, तो जो मैंने आपको ये आकार बताया ये इसी आकार के पेड़ हैं, और इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो अब हम बढ़ रहे हैं मैंग्रोव वनों की तरफ। हमने पेड़ों के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हासिल की। अब देखते हैं इन वनों की क्या खास बात होती है। मैंग्रोव वनों की खास बात ये होती है कि ये उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं याद रहे, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिलाती हूँ। जो तटीय इलाके होते हैं, ये समुद्र तटीय इलाके होते हैं, समुद्र तट पर 15-15 दिन, जैसे अमावस से पूर्णिमा तक के जो 15 दिन है और पूर्णिमा से फिर अमावस तक के जो 15 दिन है, इसके हिसाब से जल घटता है और फिर जल बढ़ता है। मतलब पानी का लेवल जो है समुद्र में कम हो जाता है, 15 दिनों तक कम 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 होता चला जाता है, फिर 15 दिनों तक बढ़ता बढ़ता चला जाता है। इसकी अपनी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है ये, जिसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। और अगर आप भूल गए हैं तो एक बार ज़रूर किताब उठाकर 8वीं की कक्षा की किताबों को उठाकर भूगोल को देख लें। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको नहीं, ऐसा भी नहीं करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मैं आपके साथ अगली वर्कशीट में शेयर करूंगी। आगे बढ़ते हैं। तो मैंग्रोव वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ ज्वार भाटा वाली जगहें जो होती हैं, जो तटवर्ती इलाके, तो सीधी सी बात है समुद्र तट के आसपास ही तो ज्वार भाटा आपको देखने को मिलेगा। अब इनकी खास बात ये भी होती है कि मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति है। अच्छा, मैंग्रोव वन की एक खास बात तो ये हो गई कि उन जगहों पे पाए जाएंगे जहाँ पे ज्वार भाटा आता है। दूसरी खास बात हो गई वहाँ पे मिट्टी और बालू इकट्ठी हो जाती है। तीसरी खास बात ये है कि वहाँ पर बहुत सारा पानी होने की वजह से
जो मैंग्रोव वन होते हैं, मैंग्रोव वनों की जड़ें हमेशा पानी में डूबी रहती हैं। मतलब ये ऐसे पेड़ हैं जो हमेशा आपको पानी में ही दिखेंगे। और सिर्फ समुद्र तट नहीं, नदियों के डेल्टा जो होते हैं, मतलब नदी जहाँ गिरती है वहाँ पर डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है त्रिभुज के आकार की जगह। तो नदी जहाँ गिरती है, जैसे आपने देखा होगा नदी का उदाहरण, मैं आपको पानी के गिलास का उदाहरण देती हूँ। जैसे आपके हाथ से कभी पानी का गिलास गिर गया, तो पानी पहले तो ऐसे बहता है, उसके बाद जब पानी कम हो जाता है, वो सारे में बिखर जाता है, तो फिर वो ऐसे ऐसे करके धारियों में बहने लगता है। और यही नदी के पानी के साथ भी होता है। जब नदी समुद्र में गिरती है, जहाँ पे समुद्र तट पर या उसका मुहाना होता है, वहाँ पर वो ऐसे ऐसे कई लहरों में बढ़ जाती है, जैसे हमारे ग्लास से पानी गिरता है, बिल्कुल वैसे ही। तो अब आप देखो इसके बीच में त्रिभुज त्रिभुज बन गए ना, ये देखिए त्रिभुज बन गए ये। तो ये जो त्रिभुज त्रिभुज से बन जाते हैं, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो ये डेल्टा जो होते हैं, इनमें पानी भी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि पानी वहाँ होता ही है, और बालू और रेत भी इकट्ठा हो जाता है। तो नदियों के मुहानों पर यानी डेल्टाओं में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा बनाती हैं और वहाँ पर मैंग्रोव वन वाली वनस्पति पाई जाती है। लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष नाम के जो पेड़ पाए जाते हैं या वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे हमें बहुत मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। इन सुंदरी वृक्षों के आधार पर इन वनों को सुंदर वन कहा जाता है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रही हूँ। अगर आपसे पूछा जाए मैंग्रोव वन को या ब्रह्मपुत्र या गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के वनों को सुंदर वन क्यों कहा जाता है, ये बहुत फेमस नाम है सुंदर वन। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर ये सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। आगे बढ़े। नारियल, ताड़, क्योड़ा, वेंगार के वृक्ष विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो हम बात कर रहे हैं, मैंग्रोव वन की बात कर रहे हैं, इस जगह की एक और खास बात बताई गई है, रॉयल बंगाल टाइगर। आपने सुना होगा रॉयल टाइगर के बारे में, बंगाल टाइगर के बारे में। वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रसिद्ध जानवर है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब हम हमारे फटाफट से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। हमसे पूछे गए थे वनस्पति हमारे यहाँ पर कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, तो मोटे तौर पर हम ये 5 प्रकार की वनस्पति देख रहे हैं। अब इनके उपभाग कर लें, शुष्क पर्णपाती वनों में बांट लें, आर्द्र पर्णपाती वन में या कटिबंधीय वनों में बांट लें, तो ये प्रकार ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारी वर्कशीट में हमसे यही 5 डिस्कस किए गए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये 5 लिखे हैं। तो ये हमारे मुख्य हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे मुख्य शब्द का भी इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम वनस्पति क्षेत्र के अनुसार बताने हैं। यानी हमने जो ये पढ़ा, इन इन क्षेत्रों में हमें कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, हमें उन उन पेड़ों के नाम बताने हैं। तो वो हैं आपके लिए, आपके सामने ये। आगे बढ़े। भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो जो हमने ये अभी 5 क्षेत्र पढ़े थे, 5-6 क्षेत्र पढ़े हैं, वहाँ पे 6 क्षेत्रों को हमें बताया गया, उसके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर तीसरे आंसर में देनी है, जो हमने दे दी। और आप इसे फटाफट से लिख लीजिएगा, लेकिन पढ़ पढ़ कर। और याद रहे, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव वन किस प्रकार से अन्य वनों से भिन्न है? तो कई मायनों में भिन्न है, हमने अभी भी पढ़ा। वहाँ उन्हें हर वक्त उनकी जड़ों को पानी चाहिए, बालू और रेत वाली जगह होनी चाहिए, और बालू और मिट्टी वाली जगह होनी चाहिए। ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर ज्वार भाटा दिखाई देता है हमें, या प्रायः तटवर्ती इलाके होते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं हमारे मैंग्रोव वनों की, और ये हमने लिख ली, आप भी लिख लीजिएगा। हमारे लिए किस प्रकार वनस्पति उपयोगी होती है? अब बच्चों वाला आंसर भी लिख सकते हैं कि पेड़ जो है वर्षा लाने में सहायक हैं, पेड़ से हमें तरह तरह की लकड़ियाँ मिलती हैं, पेड़ से हमें कागज़ मिलता है। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड आंसर लिखने की कोशिश की है। आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर आपके ज्ञान के लिए ये बहुत अच्छा है। तो इसे एक बार पढ़ लें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, मज़ेदार लगी होगी। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ, वर्कशीट समझाती रहूँ और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँ, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपकी वीडियो के नीचे ऐसा निशान आ रहा होगा सब्सक्राइब का लाल रंग का, उसे क्लिक कर दें, उसका कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब
और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।